तो जब आप किसी कोर्ट में आर्गू कर रहे होते जी। हैं तो वहाँ पीपल्स बैठे होते हैं, बिल्कुल। तो क्या वो आपको नोटिस करते हैं? एक एक आदमी जो कोर्ट रूम में बैठा होता है, इंक्लूडिंग द जज एंड द कोर्ट स्टाफ, सब आपको नोटिस करते हैं सब नोटिस करते हैं। कि जब आप कोर्ट रूम में होते हो तो आपके आगे वाला आपसे खुश हो ना हो, पीछे वाला जरूर खुश होना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये है जी, आपकी आर्ग्यूमेंट से जज भले ही सेटिस्फाई हो ना हो, आगे वाला जज, पीछे वाला मतलब क्लाइंट, क्लाइंट जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि जी वकील साहब ने पूरी मेहनत करी। लॉ के अंदर जो इंटर्नशिप होती है जी। वो कितनी इफेक्टिव होती है, आप उसको कैसे देखते हैं? डमी सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं दिखाने के लिए, जी हमने इंटर्नशिप करी। ये बहुत गलत है। जब आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाते हैं और आप इस फील्ड में कोर्ट में उतरते हैं, आपको 3 से 4 महीने तो कोर्ट प्रोसीजर समझने में लग जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि विटनेस के साथ ऐसे होता है, कोई लॉ नहीं है उसकी प्रोटेक्शन का, जी। तो कई बार ये देखा जाता है कि विटनेस से एक बार विटनेस दे दी कोर्ट में जाके, जी। जब दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है वो आता ही नहीं है, तो उस केस को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? सर इसे हमारे उसमें कहते हैं कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया। आप मैट्रिमोनियल के केस भी देखते हैं? जी। तो जो हमने देखा है कि मैट्रिमोनियल में आजकल अजीबोगरीब केस आ रहे हैं सामने, तो आपके सामने भी ऐसा कोई केस आया? मैं अजीबोगरीब तो क्या बोलूँगा, क्लाइंट्स की कभी कभी ऐसी डिमांड आती है। मेरे पास एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, यहाँ पे मैं लड़की की तरफ से था। हमने जो लड़के पे आरोप लगाया था, एलिगेशन, कि वो लड़का तो मेरे अलावा 3 लड़कियों के साथ और इन्वॉल्व है। मीडिएशन में जाके पता चलता है जी लड़का तो 3 में तो इन्वॉल्व था ही था, मेरी क्लाइंट तो 5 के साथ इन्वॉल्व थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। मैं रवि वशिष्ठ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष पॉडकास्ट के अंदर। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि उनसे हम काफ़ी नॉलेज गेन करने वाले हैं, चाहे हो पुलिस के कानून के बारे में हो, चाहे वो एडवोकेट की लाइफ के बारे में हो, या फिर कानूनी दावपेच। आज हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं एडवोकेट मिस्टर वरुण जैन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू। तो जैन सर, जैसे आप अभी यंग हैं, मे बी 26 ईयर की उम्र है आपकी। हाँ जी। ठीक है, तो आपने यही लाइन को चूज़ क्यों किया? सर मैं आज बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, पहले मेरा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। 11th और 12th में मेरे पास PCM थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, बट समहाउ मेरे को लगा नहीं जी कॉमर्स करते हैं। फिर अब जब कॉमर्स की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ, मैंने BCom ऑनर्स करा DU से, साथ साथ ही मैंने CA करा। ओके। तो जब मैं इनकी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कंपनी लॉ पढ़ा। ओके। कंपनी लॉ जब मैंने पढ़ा तो मेरा इंक्लिनेशन लॉ की तरफ आया, तो उस इंक्लिनेशन की वजह से मैं इस फील्ड में आया। हाउएवर आज की डेट में मैं कंपनी लॉ प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ जी। आई एम टोटली इनटू क्रिमिनल लिटिगेशन। तो आज क्रिमिनल लिटिगेशन आप कर रहे हैं? जी। तो जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, हाँ जैसे जी। अभी +2 कर रहे हैं, उनके सामने जैसे आपने बोला कि पहले आप कॉमर्स की तरफ से, फिर CA की तरफ जी। थे, ठीक है, या इंजीनियर की तरफ थे, तो आपका डाइवर्ट हुआ जी। एज अ लॉ, जी। ठीक है, प्रोफेशनल। तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं, +2 जी। कर रहे हैं आज की डेट में, उनको आप कैसे गाइड करते हैं, जिनका इंटरेस्ट ही अभी से लॉ की तरफ है, तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर लॉ एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसको कभी पूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता। तो जो भी +2 कर रहे हैं उनसे एक यही है कि आप डे 1 से ही अपना बेस बनाते चलें। बेस आप रोज अखबार पढ़िए, तो ऐसे आपका बेस बनेगा। आपको पता होना चाहिए क्या हो नॉलेज रहा गेन है। कीजिए। जी, बिकॉज लॉ इज कॉमन सेंस ऑल्सो। तो आप जब चीज़ों को सोचना समझ पाते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ, ये लिखा क्यों लिखा गया, तब आपको लॉ समझ में आएगा। तो ये न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छी हैबिट है जो होनी चाहिए अगर आपको लॉ फील्ड में एक अलग मार्केशन सेट करनी है अपनी। तो जी, यही मार्केशन से माइंड में आया कि जैसे यंग लॉयर हैं, आप हैं जी। तो आपके सामने जो सीनियर लॉयर हैं हाँ या जी। जज साहब हैं, तो उनके सामने आप कैसे फील करते हो स्टार्टिंग के डेज के अंदर? सर स्टार्टिंग के डेज में तो बड़ा घबराहट होती थी बोलते टाइम, क्योंकि ना फैक्ट्स पूरे अच्छे से पता होते थे, ना लॉ, कि जज साहब ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इस चीज़ में मैं बताऊंगा जी, जो यंग जो अब बडिंग लॉयर्स हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, यू डू वन थिंग, गो टू द कोर्ट, सिट एंड ऑब्जर्व कैसे लोग वहाँ आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको आर्ग्यूमेंट के साथ साथ लॉ भी पता चलता है। अपनी लाइफ की यदि मैं बात करता हूँ तो आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि मैं आर्ग्यू कर पाता हूँ इवन इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो दैट इज़ बिकॉज I have been associated with Mr. Tanveer Ahmed Mir. He's a senior advocate.
तो उनको देख के, उनके आर्ग्यू करने के तरीके से, उनसे मेरे को इतने लीगल पॉइंट्स आए हैं, ओपिनियंस बनानी आई हैं, तो मैं अपनी आर्ग्यूमेंट के पीछे जो मेरे अंदर हौसला है उसका श्रेय मैं मीर साहब को देना चाहूँगा जी। तो यही है, आप ऑब्जर्व करिए। आप जब खुद ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी वो चीज़ जहन में बैठती है। कोई आपको बोलेगा, करेगा, कोई दूसरा या कुछ और ओपिनियन देगा, तो आप कभी वो चीज़ अपने अंदर बिठा ही नहीं पाएंगे जी। मतलब कहीं ना कहीं एक सीनियर एडवोकेट साहब के साथ अगर स्टार्टिंग से जुड़े हैं हाँ या जी। आपको उनके साथ जुड़े हो तो जी। आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल है सर। और साथ में मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा, हर कोई कहता है जी आप जब कोर्ट में जाते हो यू शुड नो योर केस, यू शुड नो योर फैक्ट्स। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करता हूँ जी। आपको अपना केस तो पता होना चाहिए, आपके क्या फैक्ट्स हैं, बट यू शुड ऑल्सो नो द लॉ। लो अब एक बार जी सेशंस कोर्ट में मेरी कोई बेल आर्ग्यूमेंट थी, मेरे से पहले किसी और का मैटर चल रहा था, तो ही वॉज ऑल्सो यंग लॉयर। तो उन सर ने एक बेलेबल ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बेल लगा रखी थी जी। ओके। और जो हमारे सेशन जज थे उस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में एनडीपीएस के, तो उनका नाम था अतुल अहलावत जी। ही इज़ वेरी गुड एट मेरिट्स। आप उनसे मेरिट्स के बेस पे जीत ही नहीं सकते। एक्सलेंट जज। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। वो कहते वकील साहब आप बेलेबल ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बिल लगा रहे हैं। अब जब आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं ना जी, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है डे वन से ही। तो आप बड़े अच्छे से तैयारी करके जाइए। तो जैन सर, जैसे आप इस फील्ड में आए, ठीक है, यंग लोअर हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया जी। तो स्टार्टिंग में जब आप आए हाँ तो जी। आपने बताया थोड़ी घबराहट तो होती थी जी। तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? सर मैंने अपना आपको मोटिवेट कैसे रखा, इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक मैं बहुत बड़ा, अब मेरे सीनियर हैं एडवोकेट प्रदीप कुमार शर्मा जी, पटियाला हाउस कोर्ट बैठते हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा श्रेय देता हूँ। उनसे मैंने वकालत के साथ साथ लाइफ सीखी है। लाइफ में लोगों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। अब क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, तो ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास हमेशा से कोई क्लाइंट बेस था, सारी चीज़ें खुद बनाई है। उन्होंने मुझे डे वन पे एक बात बोली थी, कोर्ट में आप बैठो, बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें आएंगी, बट आप खाली बैठ के सीखते रह जाओगे तो उससे आप कभी पैसा नहीं कमाओगे। तो डे वन पे आप सबसे पहले करो अपनी मार्केटिंग, नेटवर्किंग। मार्केटिंग में गलत भूल गया जी, हाँ। नेटवर्किंग, आपके पुराने लिंक्स हैं उनको रिवाइव करिए, आउटस्पोकन बनिए, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिए, केस आपको वहीं से आएंगे। और काम आप कभी सीखते नहीं हैं। काम जब आपके पास आता है, आपके सर पे पड़ती हैं, तो आपका शरीर अपने आप हाथ पैर मारता है कि मुझे ये काम करना है। तो उस वक्त करा हुआ काम आपको हमेशा याद रहता है। ओके। ये एक इस चीज़ का श्रेय मैं उनको बहुत देना चाहूँगा जी। और साथ ही साथ जैसे हम काम की बात करते हैं, आप अपनी एक छाप वकीलों में बनाइए। आप वॉलंटरीली जी, आप बैठे हैं, आप 4 वकीलों के बीच, कोई कहता है जी मैं यार मेरा इस दिन ये मैटर है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप खुद हिस्सा लीजिए, कोई नहीं जी, आप आपका लाइए, मुझे दीजिए, मैं करूँगा आपका मैटर। तो ऐसे आपको वकीलों से ही काम आएगा। अपने एंगेजमेंट बढ़ाइए। करेक्ट, बहुत ज़रूरी है जी। तो जब आप किसी कोर्ट में आर्गू कर रहे होते जी। हैं तो वहाँ पीपल्स बैठे होते हैं, बिल्कुल। तो क्या वो आपको नोटिस करते हैं और इस आर्गू का आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है? सर जहाँ तक आर्ग्यूमेंट्स की बात है, एक एक आदमी जो कोर्ट रूम में बैठा होता है, इंक्लूडिंग द जज एंड द कोर्ट स्टाफ, सब आपको नोटिस करते हैं। सब नोटिस करते हैं। मैं आपको बताऊं जी, एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, आज की डेट में AOR है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनके साथ में एक मैटर में गया, क्रिमिनल मैटर था, बेल मैटर। उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी, इतनी ज़बरदस्त उनकी आर्ग्यूमेंट थी, द जज वॉज सो इम्प्रेस्ड कि जब आर्ग्यूमेंट के बाद हम लोग वापस अपने ऑफिस आ गए, तो जज साहब ने अपने कोर्ट स्टाफ के थ्रू हमारी फाइल निकलवाई, हमारा एड्रेस निकलवाया कि जी इन एडवोकेट साहब को ट्रेस करो। ट्रेस करके जी रीडर साहब हमारे ऑफिस आए और ही वॉज अपॉइंटेड एज द LC, लोकल कमिश्नर ऑफ दैट कोर्ट। ओके। तो मैं आर्ग्यूमेंट की जो बात कर रहा था, जब आप कुछ ऐसा इंप्रेसिव आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आप ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि आपने देखिए यहाँ खुद काम जनरेट कर लिया, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका खुद बन गया। और जी हमने वकालत के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ सीखी थी, वकील जितना पुराना उतना नहीं करता। वो कहते हैं ना जी, दारू जितनी पुरानी उतनी ज़्यादा कीमती, वही वाला हिसाब है। तो यंग जनरेशन के लिए तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा जी, आप पैसे के पीछे मत भागिए। वो 3 इडियट्स वाली बात है जी, कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सही बात है। तो एक इससे जी मेरे को एक और बड़ा किस्सा याद आता है। मेरे
एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बहुत पहले बताई थी कि जब आप कोर्ट रूम में होते हो तो आपके आगे वाला आपसे खुश हो ना हो, पीछे वाला ज़रूर खुश होना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये है जी, आपकी आर्ग्यूमेंट से जज भले ही सेटिस्फाई हो ना हो, आगे वाला जज, पीछे वाला मतलब क्लाइंट, क्लाइंट ज़रूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि जी वकील साहब ने पूरी मेहनत करी। मैं ऐसी एक मैटर में जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा था, ऑल्दो उसमें डिसीजन जो है मेरे अगेंस्ट आया, बट जो मेरे साथ मेरा क्लाइंट खड़ा था, क्योंकि उसे पता है जी वकील साहब ने बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट करी, ही सेड कोई बात नहीं वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे जी। वरना यूजुअली जब आपके एडवर्स ऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव इमेज बना देता है, बट आपने इंप्रेशन ऐसा छोड़ दिया कि लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। सही बात है। तो इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है, आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति सुनता है जी। तो लोग के अंदर जो इंटर्नशिप होती है आप, जी। वो कितनी इफेक्टिव होती है, आप उसको कैसे देखते हैं? सर इस पे मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा। जब इंटर्नशिप यूजुअली आदमी करता है जब वो ड्यूरिंग इस LLB और इस BLLB जो भी आपका कोर्स चल रहा है, पढ़ाई के दौरान करता है, तो अब लोग क्या करते हैं जी, डमी सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं दिखाने के लिए जी हमने इंटर्नशिप करी। ये बहुत गलत है। जब आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाते हैं और आप इस फील्ड में कोर्ट में उतरते हैं, आपको 3 से 4 महीने तो कोर्ट प्रोसीजर समझने में लग जाते हैं। सही बात है। यदि आपने वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडीज करी होंगी तो आपने वो अपने 4 महीने सेव कर लिए। तो इंटर्नशिप दिल से करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जी, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो आप वो भी एक तरीके से नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप कोर्ट स्टाफ को जान रहे हैं, कौन रीडर है, कौन अहमद है। आपको नहीं पता चलता जी, जब आप जब प्रैक्टिस में उतरते हैं फुल फ्लेजेडली, तो ये लोग आपको कितना हेल्प करते हैं। सही बात है। ये वही वाली बात है जी, मेरे को एक बार किसी ने बताई थी कि अच्छा वकील बनने से पहले अच्छा क्लर्क बनिए। अच्छा क्लर्क, जब तक आपको क्लेरिकल काम नहीं आएगा जब तक कोई फायदा नहीं है जी। आप ऐसा नहीं है आप डे 1 पे आएंगे आपको कोई मैटर दे देगी, जाइए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके आर्ग्यू करिए। यही बात है जी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। एडवोकेट आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जी, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, आप केस लिख रहे हैं, कोई भी केस इंस्टीट्यूट कैसे होगा, जो आप डॉक्यूमेंट रिटन सबमिशन जो आप दे रहे हैं, तो उस पर तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा जी। तो आजकल कई एडवोकेट्स AI का बहुत सहारा लेते हाँ हैं जी। केस लिखने में जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं? सर मैं बताऊँ बिल्कुल इस पे बोलना चाहूँगा कि AI से लाइफ इजी तो बहुत हुई है ड्राफ्टिंग में, बट आप AI से ड्राफ्ट बना लीजिए, बट आप अगर प्रूफ रीड नहीं कर रहे हो उसे, तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये हमने कई एग्जाम्पल देखे, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अभी 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी सेम चीज हुई। लोगों ने पूरी पिटिशंस बना के AI से पेश कर दी। हाँ, वो अब उसके एग्जिस्ट ही नहीं करते रिजल्ट आए। AI जी हमें जो केस दे, व्हाट इज AI? AI के पास कोई अपना दिमाग नहीं है। AI जो है इधर उधर की इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको दे देता है, वो कभी पूरे तरीके से एक्यूरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो वेरिफिकेशन नहीं है। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो AI कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता एक लॉयर को जी। तो आप मैट्रिमोनियल के केस भी देखते हैं जी। तो जो हमने देखा है कि मैट्रिमोनियल में आजकल अजीबोगरीब केस आ रहे हैं सामने तो आपके सामने भी ऐसा कोई केस आया? जी बिल्कुल। एक बार जी, मैं अजीबोगरीब तो क्या बोलूँगा, क्लाइंट्स की कभी कभी ऐसी डिमांड आती है। मेरे पास एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, हालांकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैं आइडेंटिटी हाइड करके आपको बताऊंगा ज़रूर उसका क्रक्स। तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, मैं हस्बैंड की तरफ से था, तो उनका एमिकेबली मैटर सेटल हो गया और उनको था कि ठीक है जी साथ रहते हैं। तो दैट जेंटलमैन हस्बैंड ही अप्रोच्ड मी, वकील साहब आप एक हमारा सेटलमेंट अग्रीमेंट बना दो, सेटलमेंट एग्रीमेंट, पैचअप अग्रीमेंट। मैंने कहा जी इस तरीके की चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं जी, आप ऐसा बना दो कि कल को दोबारा हमारे बीच फ्रिक्शंस आते हैं तो आई एम सेफ। तो मैंने कहा जी जब आप ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप ही बता दो फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डालूं उसमें, क्या क्लॉजेज हो। तो वो तो कहते हैं जी वकील साहब मेरे ऐसे क्लॉजेज डाल दीजिए जैसे कि कल को जब हमारी भी दोबारा डिवोर्स प्रोसीडिंग्स कल को होती हैं तो मेरे ऊपर मेरी वाइफ का कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं बनता, मेरी एक डॉटर है उसका कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं बनता मेरे ऊपर, हम जिस शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं हम उसको सेल करेंगे और सेल प्रोसीडिंग्स को 50-50% बांट देंगे। मैंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि दिस इज, आप कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो है लॉ के दायरे के बाहर नहीं बना सकते। सही बात। इंडिया में पहली चीज़ तो जी प्रीनप अग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड। सेकेंडली आप कह रहे हैं जी मेरे ऊपर कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं बनेगा,
जी, जब लॉ कहता है कि इफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड तो मेंटेनेंस मिलेगी वाइफ को, मिलेगी। बच्चे की भी मिलेगी। आप उसको अग्रीमेंट से उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन को हटा नहीं सकते, तो आपको कंप्लाइंस तो करनी पड़ेगी। खैर कर कुरागे जी, नहीं नहीं जी आप मेरा एमओयू बना दिया। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, बट आप किसी एमओयू पे रिश्ता चलाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता वो रिश्ता ज़्यादा रिश्ता चलेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जी। ऐसी एक बार एक मेरे पास डिवोर्स केस इंस्टीट्यूट ही किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। यहाँ पे मैं लड़की की तरफ से था, तो हमारा मैटर जी मीडिएशन में गया। तो हमने जो लड़के पे आरोप लगाया था, एलिगेशन, कि वो लड़का तो मेरे अलावा 3 लड़कियों के साथ और इन्वॉल्व है। तो भाई साहब मैटर जो है गया मीडिएशन में। ओके। मीडिएशन में जाके पता चलता है जी लड़का तो 3 में इन्वॉल्व था ही था, मेरी क्लाइंट तो 5 के साथ इन्वॉल्व थी। अच्छा, गलती लड़की भी थी। हाँ, और जो मुझे पता ही नहीं गई पहले बार। अब वहाँ मीडिएशन में जी डिस्प्यूट ही हो रहा है कि तेरे तो मेरे से 2 ज़्यादा थे। अच्छा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जी। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का जी अपने ही मज़े हैं, आपको बड़ा दुनिया देखने को मिलती है। तो मैट्रिमोनियल की बात होगी। इसके बाद है जो क्रिमिनल लॉ आप देखते हैं जी। तो क्रिमिनल लॉ को कहीं ना कहीं ग्लैमरस देखा जाता हाँ है, जी। मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है जो। जी। उसी के अंदर जो पुलिस होती है इसके बीच में, तो क्या उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं या कहीं ना कहीं वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल भी करते हैं? देखिए जी, अगर हम लॉ में देखते हैं तो पुलिस के पास बहुत पावर है भी, पावर है और पावर नहीं भी है। नहीं भी है। अब हमें जहाँ तक बात करते हैं, आपने रील्स वील्स पे भी देखा होगा, कई बार पुलिस ने गलत एक्शन लिया, गलत तरीके से किसी को डिटेन कर लिया। इसका प्रोविजन है जी 107 151, ओके। जिसको पुलिस के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं 751। दिस इज प्रिवेंटिव अरेस्ट। पुलिस को लगता है कि मुझे इस आदमी को यदि अरेस्ट कर लेना चाहिए और इससे कोई होने वाला ऑफेंस नहीं होगा, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी रीजनिंग। इसका कहीं कभी कभी मिसयूज होता है। ओके। और पुलिस अपनी पावर का मिसयूज जहाँ करती है वहाँ वकील का काम आता है जी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी क्रिमिनल लिटिगेशन में जाए तो जो आपका ट्रायल लॉयर है, जो केस नीचे से लड़ता है आपका, वो आप बड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जो केस रजिस्टर हो गया, जिस तरीके से चल गया, वो पूरा आपका लाइफ टाइम चलेगा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी नए एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड नहीं लेती, वो वही कंसिडर करती हैं जो हाई कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट में चलते हैं। तो यहाँ वकील का रोल बहुत मायने रखता है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं पुलिस की पावर की, एक आम आदमी के उसमें जी पुलिस के पास बहुत पावर है। किसी भी केस में अल्टीमेटली जो चार्जशीट होती है, पुलिस रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं हम, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसे कहेंगे जी, वो बनाने वाला कौन होता है जी? आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हमारा। अब वो उसमें क्या करते, तो वो अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ लिख रहा है। अब उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज हैं, वो निकालने का काम वकील का है। तो इसलिए जी हमेशा कहा जाता है जब भी आप कुछ ऑफेंस होता है या कोई इंसिडेंट होता है, यदि आप विक्टिम हैं तो आप अप्रोच करें सबसे पहले पुलिस को, और यदि आप अक्यूज्ड हैं तो आप सबसे पहले आइए अपने वकील के पास। एज अ क्रिमिनल लॉयर, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज तक ऐसा हुआ है आपके एक्सपीरियंस में कोई बहुत खूंखार गैंगस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा आपके पास कोई केस आया हो? बिल्कुल जी, मेरे पास एक ऐसा केस ज़रूर आया था। हालांकि मैं गैंगस्टर तो किसी के लिए नहीं बोलूँगा, उन अक्यूज पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो मेरे पास जिनका केस आया था, आपने न्यूज़ में भी देखा हुआ, 2025 अगस्त में दिल्ली स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। सलीम पिस्टल नाम है जी उनका। ओके। वो उनके ऊपर जो है आरोप है कि उन्होंने कई बड़े गैंगस्टर्स को आर्म सप्लाई करे हैं। आर्म सप्लाई की जी। तो अब उसके साथ साथ उनको जी अरेस्ट करा गया था इंडिया से बाहर, फॉरेन से। अब मेरा क्लाइंट जो था उसने हमारे सलीम पिस्टल जी का पासपोर्ट बनाया था। जाली पासपोर्ट बना के दिया था जी? जाली तो नहीं कहूँगा, मैं तो पासपोर्ट ही कहूँगा। अच्छा, अब मेरा क्लाइंट इसमें कैसे फंसा जी? सलीम पिस्टल जी का जो इसमें पासपोर्ट बना, उसमें जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी वो मेरी थी, मुझे ट्रैक डाउन कर लिया गया। अच्छा। तो ऐसे में फ्रेम हुआ। तो मैंने अरेस्ट करा गया मेरे क्लाइंट को। इसमें मैंने इसमें बेल लगाई। पहले बेल डिसमिस हुई, ऊपर की कोर्ट में बेल लगाई।
अब ऊपर के कोर्ट में जब मैंने बेल लगाई तो बड़ा अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है जी। मैं आपको अपनी आर्ग्यूमेंट शेयर करता हूँ थोड़ी सी। पूरा फैक्ट्स के ऊपर केस है ये, कोई इसमें लीगल लकूना नहीं लगाया। माई ओनली सबमिशन बिफोर द कोर्ट वॉज दैट मिलॉर्ड्स, इन दिस केस आई एम मेयरली एन पासपोर्ट एजेंट। मेरे पास ही कोई अप्रोच करता है, मैंने छोटा सा साइबर कैफे अपना खोला हुआ है, ऑनलाइन में उसका पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ, वो पासपोर्ट वेरीफाई होने के लिए आरपीओ ऑफिस जाता है, वहाँ से वो थाने से पुलिस वाला आके आपके घर आपको वेरीफाई करता है। अब कोई बंदा मेरे पास आके मुझे जाली डॉक्यूमेंट दे रहा है या वैलिड डॉक्यूमेंट दे रहा है, दैट इज नॉट माई ड्यूटी टू वेरीफाई। सही बात है। जब मैंने कर दिया आगे तो वो तो पासपोर्ट ऑफिस देखेगा, पुलिस वाला आ रहा है वो देखेगा। तो वॉज आई सो स्मार्ट दैट आई हैव मैनेज द पासपोर्ट ऑफिस एज वेल एज द पुलिस स्टेशन, और इनका पासपोर्ट वो हो गया। इस ग्राउंड पे जी मेरे को बेल मिली मेरे क्लाइंट को, हालांकि ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो ऐसे भी किस्से आते हैं जी। मतलब एक कैफे चलाते थे वो जी, उनके पास कोई भी आया, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे नहीं है, जी, उन्होंने पासपोर्ट बना दिया, हाँ और उसके एंगेस्ट बाद में उनके ऊपर मुकदमा चल पड़ा। जी। अब बताइए उसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती है? कोई दूसरा फेक डॉक्यूमेंट दे रहा है। बिल्कुल। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस एज वेल एज द पुलिस ऑफिसर जो आपका आता है जो वेरिफिकेशन का। जी। तो कई बार ये भी देखा गया, चाहे मूवीज में हो या अमूमन केसेस में हो, जी। आपने भी देखा होगा, जो विटनेस है किसी भी केस का, विटनेस काफ़ी ज़्यादा हराश होता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है काफ़ी टाइम केसेस चलते हैं, तो विटनेस को कहीं ना कहीं उतना टाइम हराश होना पड़ता है। कई बार तो उसको अपनी जान की भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े केसेस में देखा गया कि विटनेस है, एक बार आए, दो बार आए, उसके बाद विटनेस आते ही नहीं है। तो आप इसको कैसे समझते हैं? सर मैं तो इसमें ये बोलना चाहूँगा कि विटनेस का रोल बहुत अहम और डिफिकल्ट है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है जी, अब कहीं कोई क्राइम सीन हुआ, जिस पे हुआ वो तो विक्टिम, जिसने किया वो अक्यूज्ड, जो केस लड़ेगा वो वकील, जो सुन रहा है वो जज। इनकी तो इन्वॉल्वमेंट है जी, हमें समझ आता है, बिल्कुल। सबका कुछ ना कुछ गेन है। बट जिसने केवल क्राइम होते हुए देखा, विटनेस, जिसका तो ना वो अक्यूज्ड ना वो विक्टिम रिश्तेदार है, वो तो बेकार में लपेटे में आ गया कि जी आइए अपनी गवाही दीजिए। बड़े मैटर्स में हमने देखा है जी, विटनेस की कई बार मूवीज में भी दिखाया गया है, जान को खतरा होता है, विटनेसेस को ऑफर करा जाता है ब्राइब। तो अब उसमें जी बड़ी मतलब हमारे एक लीगल सिस्टम में कोई विटनेस प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अब हमने देखा जी कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में विटनेसेस के साथ क्या हुआ, हमने देखा आसाराम बापू वाले केस में विटनेसेस के साथ क्या हुआ, न्यूज़ में खूब हाईलाइट हुई है जी चीज़ें। अब आसाराम बापू वाले केस में, ये केस जी 2018 में आप केस देखेंगे, महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जस्टिस सीकरी ने एक विटनेस प्रोटेक्शन रेजिम ले डाउन करी 2018, जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताती है कि आप विटनेस को प्रोटेक्ट किन किन केसेस में कैसे कैसे करना चाहिए। तो वो एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। तो अब लेट्स सी जी उसका क्या फ्यूचर रहता है, कैसे चलती हैं वो चीज़ें। तो जैसे आपने बताया कि विटनेस के साथ ऐसे होता है, कोई लॉ नहीं है उसकी प्रोटेक्शन का, तो कई बार ये देखा जाता है कि विटनेस से एक बार विटनेस दे दी कोर्ट में जाके, जब दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है वो आता ही नहीं है। तो उस केस को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? सर इसे हमारे उसमें कहते हैं कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया। तो ये बहुत बार होता है जी। और मैं आपको बताऊं जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, कभी किसी विटनेस की दम पे कोर्ट कचहरी मत करिएगा, चाहे वो विटनेस आपका कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। अक्सर विटनेसेस कोर्ट में जाके अपने बयान पलट देते हैं, बहुत कॉमन है, मैंने कई बार देखा है जी। अब ऐसे केसेस में जी क्या होता है, कोर्ट पूरे तरीके से विटनेस को कंफर्टेबल करती है कि आप ये प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी, बट ग्राउंड रियलिटी तो हम सब जानते हैं जी। समन जाते हैं जी विटनेस को, आइए गवाही पे आइए, विटनेस आते हैं गवाही पे, गवाही बदल देते हैं विटनेस। अब यहाँ पे फिर वापस से काम आता है जी वकील का। जब विटनेस कोई गवाही देता है उसे हम कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद जब वकील उसे काउंटर क्वेश्चन करता है उसको कहते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वहाँ आपके वकील की काबिलियत है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस की दी गई हुई स्टेटमेंट को या तो नलिफाई करा दे या अपने फेवर में इस्टेब्लिश करा दे। तो ये पड़ा ही वकील के शोल्डर्स पे
यानी कि एडवोकेट के हाँ। एक्सपीरियंस के ऊपर कहीं ना कहीं ये मैटर करता है, जी, काबिलियत पे। काबिलियत। जी तो अगर फेमस केस की बात करें तो केजरीवाल जी का एक्साइज ड्यूटी केस, जी, जो काफ़ी देर से चल रहा था, अभी दिल्ली रिसेंट, एक्साइज स्कैम। हाँ, जी अभी उनको रिलीफ मिली है कोर्ट से, जी तो वो किस तरीके से आप देखेंगे? सर देखिए, अभी तो हम इस पर डिसीजन देने वाले होते कौन है, बिकॉज अपील इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। ओके। अब जहाँ तक बात करते हैं जी केजरीवाल जी की, हम इस पूरे केस की, ये पूरा केस जो है, हाँ मैं पहले आपको जी इसमें कहना चाहूँगा, जो हम रिलीफ की बात कर रहे हैं उसको हम रिलीफ नहीं बोलेंगे, लोअर कोर्ट से सारे अक्यूज्ड को डिस्चार्ज मिला है। अच्छा। जी, बड़ा फ़र्क है जी बरी होने में, डिस्चार्ज होने में। अब जहाँ तक मैं बात करता हूँ जी, ये पूरा केस जो है एक बड़ी खास लीगल प्रोविजन पर टिका हुआ है, जो हम कहते हैं सेक्शन 307 ऑफ CRPC, ओके। ग्रांट ऑफ पार्डन। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है अंडर सेक्शन 307 कि कोई भी बंदा जो किसी केस में अक्यूज्ड है और वो फुल एंड ट्रू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केस, कि ये केस में कौन कौन इन्वॉल्व था, कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, किसका कितना रोल है, यदि कोर्ट को दे देता है तो कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी कि वो उसको जो है अक्यूज से हटाकर अप्रूवर बना दे, यानी विटनेस बना दे। ओके। तो ये पूरा केस इसी प्रोविज़न पे टिका हुआ था। अब दुर्भाग्य से जी हमारे लॉ में एक बड़ी, इस केस की मैं बात करूँ तो एक लूप होल भी नहीं कहूँगा मैं, तो इस केस में जी लगभग 480-490 विटनेसेस हैं। 480-490 विटनेस है? जी, तो आप खुद सोचिए जी, यदि 480 विटनेस अलाउ हो जाते हैं गवाही के लिए तो कितना टाइम लगेगा। पहले उन सब की गवाही होगी, फिर वकील साहब उन सबको क्रॉस करेंगे। आप मान के चलिए 1 साल में 5 विटनेस की भी गवाही हो रही है, क्रॉस हो रहा है, तो 100 साल तो जी ट्रायल होने में लग गए। सही बात है। आपको लगता है डिसीजन आ पाएगा जी? तो मैं बात कर रहा था जी प्रोविजन 307, सेक्शन 307 ऑफ CRPC। अब 307 के जो प्रिंसिपल्स है, जो बताया गया है, बड़ा वेल एक्सप्लेन्ड, वो करा गया है। एक जजमेंट है जी मोहनलाल राठी की। ओके। बहुत प्यारी जजमेंट है जी मोहनलाल राठी की। तो आपने सुना होगा यादव सिंह का नोएडा अथॉरिटी का स्कैम खुला था। यादव सिंह जो थे चीफ इंजीनियर थे। ठीक है। अब यादव सिंह के ऊपर एलिगेशंस थी, उन्होंने कई करोड़ों का फंड मिस अप्रोप्रिएट करा था। तो ईडी ने उनके अगेंस्ट केस फाइल करा था, जो कि चला था अपना गाजियाबाद कोर्ट में। ठीक है। अब यादव सिंह जी के जो सीए थे, उनका नाम था मोहनलाल राठी। अब इस केस में मोहनलाल राठी को भी अक्यूज बना लिया गया। तो मिस्टर मोहनलाल राठी ने, दैट जेंटलमैन, फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 307। ये मैटर जी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो इसमें कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन अलाउ करी कि इनको अक्यूज से हटाकर विटनेस बना दिया जाए, ओनली ऑन द फैक्ट दैट एक सीए बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि किसका पैसा कहाँ कन्वर्ट हुआ, कहाँ गया, कैसे साइफोन ऑफ हुआ। तो ही इज एलिजिबल, ही इज कॉम्पिटेंट टू गिव अस द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ द केस। ओके जी, तो हाँ, कभी किसी को 307 समझ ना होना जी, तो उसे ये जजमेंट ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आपके पास ऐसा भी कोई केस आया होगा जहां आपको खुद को समझ ना आए कि यहाँ पे कौन सा प्रोविजन लगेगा, कैसे मैं इस पार्टी को बचाऊं? जी बिल्कुल हुआ है ऐसा। अभी रिसेंटली की बात है, मेरे क्लाइंट हैं, उनकी एग्जीबिशन लगी हुई थी सुंदर नर्सरी दिल्ली। ओके। साड़ी सूट वगैरह की उनकी एग्जीबिशन थी। तो अपना एग्जीबिशन में क्या है जी, लेडीज़ के पास वो स्लिंग बैग रहता है, जो सेल हुई कैश प्रोसीडिंग्स अपना स्लिंग बैग में डाल लिया। अब उनका वो स्लिंग बैग हो गया वहाँ से चोरी हो गया। हाँ जी, बट जिसने चोरी करा उसका उनको तुरंत पता चल गया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। जो अक्यूज था वो गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी नंबर इन्होंने नोट कर लिया, सीधा ये लोग गए थाने इन्होंने दिखाई सीसीटीवी फुटेज ये है। थाने वाला पुलिस ने जो है तुरंत ही अक्यूज का एड्रेस निकाला। और जैसे ही पुलिस मेरे क्लाइंट के साथ अक्यूज के पास जाने लगी थी, तभी वहाँ पे एक और कंप्लेनेंट आ गया। मैं इसको बोलता हूँ जी मेरा क्लाइंट कंप्लेनेंट नंबर 1, जो दूसरा आया दैट इज कंप्लेनेंट नंबर 2। वहाँ तभी कंप्लेनेंट नंबर 2 आ गया, सेम इन्फॉर्मेशन कि जी मेरा इस जगह से बैग चोरी हुआ है। अब हुआ क्या जी, जब बिकॉज मैं कंप्लेनेंट नंबर 1 था, तो मैंने तो अपना अमाउंट बता दिया कि मेरा इतना अमाउंट चोरी हुआ है। कंप्लेनेंट नंबर 2 ने नहीं बताया।
तो लेकिन जल्दबाजी थी जी, पुलिस जी हम वहीं जा रहे हैं, चलो आपका भी वहीं देख लेंगे जी, बिठा लिया सबको, कंप्लेनेंट 1 को भी, कंप्लेनेंट नंबर 2 को भी। उन कंप्लेनेंट नंबर 2 की रजिस्टर भी नहीं हुई जी एफआईआर, पहुंच गए। अब वहां जाके जी वो कैश की रिकवरी हो गई। अब जब वो कैश की रिकवरी हुई तो वहाँ निकला अमाउंट 7 लाख रुपए। ठीक है। अब कंप्लेनेंट नंबर 2 बोले जी मेरे तो 7 लाख ही चोरी हुए थे, अब बताओ जी क्या करें, फंस गए। इंटरेस्टिंगली क्या होता है जी, ये बात है शाम के लगभग 5-6 बजे की। फिर पुलिस वाले वो कैश की रिकवरी लेके वापस आते हैं अपना थाने में। अब लड़ाई जो है हमारी है कंप्लेनेंट 1 वर्सेस कंप्लेनेंट नंबर 2। ओके, नई लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, अब समहाउ पुलिस जी 2 सीजर मेमो बनाती है। सीजर मेमो मतलब आप जब ऑन द स्पॉट गए तो आपने क्या क्या सीज करा, क्या क्या केस प्रॉपर्टी बनेगी। तो पुलिस ने 2 बनाए, एक कंप्लेनेंट 1 का मेरा, एक कंप्लेनेंट नंबर 2 का। उसमें पुलिस ने दिखा दिया कि कंप्लेनेंट नंबर 1 के मिले हमें 80,000 रुपये, कंप्लेनेंट नंबर 2 के हमें मिले 6,20,000 रुपये। मेरे तो हाथ कट गए। मेरा तो आपने क्लेम ही सीधा 80,000 रुपये का कर दिया 3 लाख रुपए से। अब क्या करें जी, और उसकी रजिस्टर कर ली कंप्लेंट नंबर 2 की भी एफआईआर। 2 एफआईआर अलग अलग पैरेलली चल रही हैं। ठीक है। सीजर मेमो बना गलत, क्या करते जी। अब दिक्कत ये थी, यदि कंप्लेनेंट नंबर 2 कोर्ट में पहले चला जाए और वो अपने फंड्स सुपरदारी पे रिलीज होती हैं, सुपरदारी पे रिलीज करा ले, मेरा तो हाथ कट गया। तो मैंने जी वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहले कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई। 2 चीज़ होगी, एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरा जो XYZ बैग चोरी हुआ था उसका सारा सामान रिलीज करा जाए एक्सेप्ट फॉर द कैश, क्योंकि उसमें मेरा डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था, पासपोर्ट, वो सब रिलीज करा जाए, कैश छोड़ दिया जाए। लेट कैश बी द अथॉरिटी ऑफ द कैश बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि ये कैश किसका है। दूसरी मैंने एप्लीकेशन लगाई कि जो कंप्लेनेंट नंबर 2 की एफआईआर है, एफआईआर नंबर फलाना, उसमें यदि कोई भी सुपरदारी लगती है, कंप्लेनेंट नंबर 2 एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट में कि मेरा माल छोड़ो, तो लेट द आईओ बी डायरेक्टेड टू इशू अ नोटिस टू मी एज वेल, कि उसकी सुपरदारी में मैं भी आ सकूं। ऐसा ना हो जी मैं तो पर्दे में ही रह जाऊं और दूसरा कंप्लेनेंट जो है सारा पैसे लेके निकल माल ले जाए। तो उसमें जी मेरे को ये पहली बार था, मुझे कोई प्रोविजन ही नहीं समझ आया। सुपरदारी कॉमन है, हमें पता था, बट दूसरे के उसमें मैं कैसे स्टे लाऊं, ये बड़ा सोचना पड़ा। तो मैंने एप्लीकेशन भी जस्ट कोर्ट में रैंडमली लगा दी, कोई उस पर लीगल प्रोविजन तक भी नहीं था। तो मतलब ऐसे केस भी आया था। ऐसे भी आते हैं जी वो दुनिया है जी, कुछ भी हो सकता है, जो आप सोच नहीं सकते वो होता है यहाँ। वो होता है। तो कोर्ट्स में ये देखा जाता है, सुनने में आता है ये जूनियर एडवोकेट्स हैं, ये सीनियर एडवोकेट्स हैं, ये डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है? सर देखिए, पहली बात तो जूनियर एडवोकेट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं जी नहीं। या तो एडवोकेट होता है या सीनियर एडवोकेट होता है। ओके। आप एनरोल कराते हैं बार काउंसिल के साथ, उस दिन आप एडवोकेट बन जाते हैं, एडवोकेट बन गए। अब जो सीनियर एडवोकेट होता है वो होता है डेजिग्नेट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। वो लॉबी अलग होती है। अच्छा। उस आपको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप उसके काबिल हैं। सो उसका ना आप देखेंगे तो दैट कोट, दैट ब्लैक कोट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, जो हम लोग पहनते हैं उससे डिफरेंट होता है वो। तो उस कोट को जी अर्न करा जाता है। आपको अपना एक्सेप्शनल स्किल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट दिखाना पड़ता है लीगल फील्ड में, तब होता है। पहले सीनियर एडवोकेट बनने के कुछ क्राइटेरियाज थे, कुछ एलिजिबिलिटीज थी। जैसे पहले कहा जाता था कि यदि आपको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनना है तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और उसमें जो ऑलरेडी 2 डेजिग्नेटेड सीनियर बने हुए हैं उनका रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। ओके। प्रोवाइडेड कि जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन दिया है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार से ज़्यादा किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अब कोई एज सच एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपके पास उतना कैलिबर होना चाहिए, आपके पास रीजनेबल जजमेंट्स होनी चाहिए जिसमें आप दिखा सके, जहाँ आपने पॉइंट ऑफ लॉ पे आर्ग्यूमेंट करी और एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आगे लाई हो। तो ये है जी, एक सीनियर एडवोकेट की तो जी लॉबी ही अलग जी। इसी के अलावा अभी ना काफ़ी न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेरा जो कम्युनिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जी, ये उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही जिसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था रेरा को। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं
तो कोई भी बिल्डर जब लैंड खरीदता है तो उस पर मल्टीपल लाइसेंसेस लेता है, दैट मे बी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज एटसेट्रा। हाँ, CLU हो गया, लेआउट हाँ प्लान जी हो गया, जी environment। जी जी बिल्कुल। जब से रेरा आया है, जब से रेरा लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर द बिल्डर। फॉर द बिल्डर। नाउ द रेरा वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायर, बिल्कुल सही है बट अब हम देखते जा रहे हैं रेरा तो बनता जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बिल्डर। जी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को अपनी, मुझे लगता है, ड्यूटी समझनी चाहिए और एक एनफोर्समेंट बढ़ाना चाहिए अपना रेरा का, कंप्लाइंस बढ़ानी चाहिए, स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस होनी चाहिए इसमें। अब हम देखते हैं जी, कोई भी बिल्डर आता है प्री लॉन्च, आप कहीं भी चले जाइए जी, प्री लॉन्च में माल बिक रहा है। प्री लॉन्च के नाम पे हर एक सिटी में जी बिक रहा है। जी। अब वो प्री लॉन्च पे इतने अट्रैक्टिव प्राइजेस देते हैं कि माल बिक रहा है, बट आप एज अ बायर आपको प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से, और इस पे स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस एंड एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही मैंने कई जगह सुना है कि जो 7 साल तक के ऑफेंस होते हैं लोग के जी। अंदर, तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। क्या जी। ये वैलिड है? ऐसा होता है? नहीं जी, ये आपने बिल्कुल गलत सुना है। मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मैं आपको बोलूँगा पार्टली राइट है। पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने अरेस्ट की। कर। बट हमारे पास यहाँ पे अरनेश कुमार की जजमेंट आती है जो ये कहती है कि यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 years है, तो वहाँ पे पुलिस अरेस्ट ना करे। दिस इज बिकॉज बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। अब पुलिस इन केसेस में ऐसा नहीं है कि अरेस्ट कर ही नहीं सकती। पुलिस आपको नोटिस देती है, जैसे हम कहते हैं जी 41A का नोटिस, कि आप आइए और अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। जब पुलिस ये एप्रीहेंड करती है दैट यू आर एस्केपिंग द इन्वेस्टिगेशन, तब पुलिस आपको इसमें बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है जी। ओके। आपको अल्टीमेटली कंप्लाइंसेस तो करने पड़ेंगे, नोटिस के, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। अल्टीमेटली मोटिव ये है कि जस्टिस की डिलीवरी होनी चाहिए जी। तो वरुण जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपसे आज हमारी ऑडियंस को मिली होगी। ठीक है, हमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने में आसान हुई हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स थे वो काफ़ी क्लियर हुए हैं। तो हमारी ऑडियंस के जो भी कमेंट्स वगैरह होंगे उसके लिए हम दोबारा आपको तंग करने वाले हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, एनी टाइम। तो दोबारा आपको पॉडकास्ट में ज़रूर इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।